कालू कौए की जलेबी की दुकान जंगल में बहुत ही मशहूर थी, क्योंकि कालू कौआ बहुत ही स्वादिष्ट जलेबी बनाता था। दूर दूर से पक्षी उसकी दुकान की जलेबी खाने आते थे। एक दिन भुल्ला चील उसकी दुकान पर पहुंचा। कालू, अरे ओ कालू भाई, मुझे जरा 1 किलो जलेबी देना। क्या भाई भुल्ला जी, अभी अभी तो जलेबी खा कर गए हो, फिर से आ गए? मन नहीं भरा क्यों? दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। अब क्या बताऊं कालू भाई, तुम्हारी बनाई हुई गरम गरम जलेबी इतनी स्वादिष्ट होती है कि खाए जाओ, पर मन नहीं भरता है। नींद में भी ससुरा ये गरम गरम जलेबी मेरे सपने में दिखाई दे रही थी, फिर मैं जलेबी खाने आ गया हूँ। कालू भाई, अभी देर मत करो, जल्दी से मुझे गर्मा गर्म जलेबी खिला दो। हाँ भुल्ला भाई, मेरी बनाई हुई गरम जलेबी होती ही इतनी स्वादिष्ट है कि दूर दूर से जंगल के पक्षी मेरी बनाई जलेबी खाने आते हैं और जल्दी ही खत्म हो जाती है मेरी जलेबी। भुल्ला भाई, अभी तो जलेबी खत्म हो चुकी है, शाम को आना, तब मिलेंगे फिर से खाने को गरम गरम जलेबी। अरे कालू भैया, ये तो बड़ा ही गड़बड़ हो जाएगा। बिना जलेबी खाए मुझे तो नींद ही नहीं आएगी। जरा ठीक से देखो कालू भैया, कहीं 1-2 जलेबी पड़ी हो इधर उधर। अरे भुल्ला, तू मानता क्यों नहीं? मुझे अब दुकान बंद करनी है, चले जाओ यहाँ से, शाम को आना। तभी कालू के 2 गुंडे वहाँ आते हैं। क्या हुआ रे, पैसे ले आए उस टुनटुनी से? नहीं मालिक, उसकी बेटी की आज शादी है। कहने लगी मैं जल्दी ही कर्ज चुका दूंगी, पहले मेरी बेटी की शादी हो जाए। मालिक, दोनों पति पत्नी गिड़गिड़ाने लगे तो हमने उन्हें छोड़ दिया। अच्छा, तो तेरी रिश्तेदारी हो गई उस टुनटुनी से। इसी के लिए मैं तुझे 50,000 रुपए महीने के देता हूँ। चलो तुम दोनों मेरे साथ, मैं वसूल करता हूँ उस टुनटुनी से अपने कर्ज के रुपए। कालू कौआ अपने गुंडों के साथ टुनटुनी के घर पहुँचा। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, जल्दी बाहर आ। अरे कालू भैया, आप? क्या रे, तुम्हारी इतनी मजाल, जो मेरे नौकर को पैसे बिना दिए वापस लौटा दिया। कालू भैया, जरा धीरे बोलो, घर में बिटिया की बारात आई हुई है। मुझे आपके कर्ज के रुपए याद है। कालू भैया, मैंने आपसे 1 लाख रुपए कर्ज लिया था, ब्याज मिला के 2 लाख रुपए हो गए हैं। बिटिया की शादी हो जाने दो कालू भैया, मैं अपने खेत बेचकर आपका सारा कर्ज चुका दूंगी। अच्छा, किसने तुमसे कहा मुझे 2 लाख रुपए देने बोल रही है? मैंने तुझे कर्ज के 1 लाख रुपए दिए थे और उसी समय बता दिया था कि मुझे 5 गुना ब्याज चाहिए। तूने ठीक से नहीं सुना तो मेरी कोई गलती नहीं। अरे चंगू वंगू, तुम यहाँ खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ घर के अंदर और सारा दहेज का सामान उठा लाओ। कालू भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी का दहेज मत ले जाइए। रहम कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए। टुनटुनी कालू के आगे हाथ जोड़कर अपनी बेटी की दुहाई देती रही, लेकिन कालू नहीं माना। सारे पैसे और जेवर लेकर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर टुनटुनी का समधी उससे कहता है, समधन जी, अब ये शादी नहीं हो सकती। मैं अपने बेटे की बारात वापस लेकर जा रहा हूँ। आप किसी और पक्षी से अपनी बेटी की शादी करवा देना। ये सब क्या हो गया? बिटिया, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा घर नहीं बसा सकी। माँ, गरीबी की वजह से मेरा घर बसने से पहले ही उजड़ गया। माँ, इस जंगल में उस कालू की बस एक ही जलेबी की दुकान है, इसलिए वो सभी पक्षियों पर अपनी अकड़ दिखाता है। वो ब्याज पर पैसे देता है और उसे वसूल करते समय ये भी नहीं देखता कि पक्षियों पर क्या गुजर रही है। तुम अपने आंसू पोंछ लो माँ, हम सब मिलकर कल से ही गर्मा गर्म जलेबी की दुकान खोलेंगे। अगले दिन टुनटुनी और उसकी बेटी ने जलेबी बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे टुनटुनी की जलेबी की दुकान जंगल में मशहूर हो गई, जिसके चलते कालू का धंधा चौपट हो गया। ओ टुनटुनी, तेरे चक्कर में मेरी जलेबी का धंधा चौपट हो रहा है। मैं तेरा कर्जा माफ कर दूंगा, एक शर्त पर। क्या शर्त? तुझे अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी और इस जंगल को छोड़कर जाना पड़ेगा।
टुनटुनी चिड़िया से पहले कुछ बोलती तभी वहाँ भुल्ला चील अपने लोगों के साथ वहाँ आ जाता है। ओए कालू, टुनटुनी को तू अब अकेला मत समझ, मैं उसके साथ हूँ और इस दुकान में मेरा पैसा लगा है। अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो अपनी दुकान उठाकर इस जंगल से बाहर निकल जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कालू भुल्ला चील से पंगा लेना नहीं चाहता था। वो तुरंत अपना जलेबी का ठेला वहाँ से लेकर 9-2-11 हो जाता है और इस तरह टुनटुनी जंगल में अपनी जलेबी की दुकान खुशी खुशी चलाने लगती है। बंटी कबूतर उसकी पत्नी टूनी चिड़िया दोनों बर्फ में धंसते ही जा रहे थे और दोनों अपनी चारों बच्चियों को बचाने के लिए चिल्ला रहे थे। टुनटुनी, सुनहरी, पिंकी, भूरी, तुम लोग इधर मत आना, इधर बर्फ का दलदल है। लेकिन अपने माता पिता को इस तरह से खुद से बिछड़ता हुआ देखकर चारों मासूम बच्ची अपने आप को रोक नहीं पा रही थी और जोर जोर से रो रही थी। सबसे छोटी सुनहरी चिड़िया का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। मेरी बच्चियों, तुम लोग सुनहरी को संभालो, हमारी फिक्र मत करो। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। धीरे धीरे बंटी और टूनी चिड़िया बर्फ के दलदल में समाते जा रहे थे। अब उन दोनों के सिर्फ सर नजर आ रहे थे। बाबा, माँ, आप लोग हमें छोड़कर मत जाओ हमें छोड़कर। लेकिन कहते हैं ना कि होता वही है जो नियति को मंजूर होता है। उन बच्चियों के सामने उनके माता पिता की मौत हो जाती है। दरअसल बंटी और टूनी चिड़िया दोनों अपनी बच्चियों को लेकर काम की तलाश में गांव के जंगल से शहर के जंगल आए थे। जनवरी का महीना था और ठंड बहुत जोरों की पड़ रही थी। मनाली के जंगल में जमकर बर्फबारी हो रही थी। बर्फबारी इतनी ज्यादा थी कि सड़कें 4-4 फीट तक बर्फ से ढक गई थी। रात में बंटी और टूनी चिड़िया अपनी बच्चियों को लेकर एक पेड़ पर ही सो जाते हैं, लेकिन बर्फबारी के कारण ये लोग अब पेड़ पर भी नहीं सो पा रहे थे। एक रात वो देखो, उस ठेले के नीचे काफी जगह है, हम सब वहाँ सो सकते हैं, वहाँ हम पर बर्फ भी नहीं गिरेगी। लेकिन हम वहाँ तक जाएंगे कैसे? चारों तरफ तो तेज बर्फ बारिश हो रही है। तुम लोग यहीं रुको, मैं एक बार वहाँ जाकर देखता हूँ। अगर हवा तेज होगी तो तुम लोग यहीं रुके रहना। इतनी तेज तूफान में आप कैसे वहाँ तक जाएंगे? रहने दीजिए जी, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन बंटी नहीं माना। बंटी कबूतर ने जैसी उड़ान भरी, तेज बर्फ बारिश में वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और बंटी कबूतर बर्फ में धंस गया। बचाओ बचाओ, मैं बर्फ में धंसता जा रहा हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। टुनटुनी के पापा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी सहायता करती हूँ। बंटी कबूतर को बचाने के लिए टूनी चिड़िया उसके पास जाती है, लेकिन वो भी बर्फ में धंसती चली जाती है। चारों बच्ची अपनी आंखों के सामने अपनी माता पिता को बर्फ में समाते देख रही थी और अपने सामने उनको मरता हुआ देखती है। उस अंधेरी रात में वहाँ उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। रात भर बर्फबारी होती रही, यहाँ तक कि चारों बच्चियाँ बर्फ से ढक गई, लेकिन वहाँ से हिली भी नहीं। जब सुबह हुई तो कुछ दयालु पक्षियों ने उन अनाथ बहनों को बाहर निकाला। जब उन्हें होश आया तो वो अपने माता पिता को याद करके फूट फूट कर रोने लगी। टुनटुनी दीदी, अब हम लोग अनाथ हो गए, हमारे माता पिता हमें छोड़कर चले गए, अब हम लोग कैसे अपना गुजारा करेंगे? सुनहरी, तू परेशान मत हो, हम सब एक साथ रहेंगे और मिलकर कुछ न कुछ काम कर लेंगे। 4 अनाथ बहनों के पास ना तो रहने के लिए घर था और ना पहनने के लिए गर्म कपड़े। चारों भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। कभी किसी अमीर पक्षी ने कुछ खाने को दे दिया तो खा लेती, वरना भूखी ही सो जाती। टुनटुनी दीदी, शाम हो गई, लेकिन आज हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। आज किसी पक्षी ने भीख भी नहीं दी, मुझे बहुत भूख लगी है। सुनहरी, थोड़ी देर इंतजार कर ले, शायद हमें कुछ खाने को मिल जाए।
तभी टुनटुनी चिड़िया ने देखा कि सामने कुछ पक्षी खड़े होकर बिस्किट खा रहे थे और उन पक्षियों ने बिस्किट का पैकेट और पानी की बोतलें वहीं पेड़ पर फेंक दी। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से उड़कर गई और फेंके हुए बिस्किट के पैकेट और पानी की बोतलों को उठाकर ले आई। अरे सुनहरी, ये देख बिस्किट का पैकेट, इसमें थोड़ा सा बिस्किट अभी बाकी है, आज हम इसे खा लेते हैं और इस बोतल में पानी अभी भी बचा हुआ है। चारों बहनों ने फेंके बिस्किट खा लिए और पानी पीकर वहीं एक डाल पर सो गई। दीदी, हम कब तक पेड़ की डाल पर सोते रहेंगे? ऐसे सोने से तो मुझे बहुत ठंड लगती है। इस ठंड में सभी पक्षी अपने अपने घोंसले से बाहर नहीं निकलते और हम बहनें पेड़ की डाल पर सोती हैं। मुझे भी अपना घोंसला चाहिए। पिंकी, हमारे पास भी अपना घोंसला होगा, लेकिन उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। दीदी, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। अभी बहुत रात हो गई है, चलो सो जाओ। इस बारे में हम लोग कल बात करेंगे। चारों अनाथ बहनों में टुनटुनी चिड़िया सबसे बड़ी थी, इसलिए सभी उसकी बात मानते थे। लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि किसी को नींद नहीं आ रही थी। ठंड के मारे पिंकी और सुनहरी चिड़िया के दांत किटकिटा रहे थे। अगले दिन दीदी, सुनहरी और पिंकी को बहुत तेज बुखार हो गया है, अब हम क्या करें? इन दोनों को यही आराम करने देते हैं। हम दोनों भीख मांगने चलते हैं। जब भीख में कुछ पैसे मिल जाएंगे तो पिंकी और सुनहरी को दवाई लाकर दे देंगे। इधर दिन निकल चुका था, लेकिन पिंकी और सुनहरी को अभी तक पेड़ पे सोता हुआ देखकर एक दुष्ट उन्हें डंडे से मारने लगा। क्यों? ये सोने की जगह है, जाओ भागो यहाँ से, नहीं तो डंडे से खूब पिटाई करूँगा। चील भाई, हम दोनों अनाथ बहनें हैं, हमारा कोई घोंसला नहीं है और हम दोनों को बहुत तेज बुखार भी है। आप हमें यहाँ से मत भगाइए। जानी, अच्छा तो पेड़ों को बाप का घोंसला समझ रखा है क्या तुम लोगों ने? आज पेड़ पर सो रहे हो, कल को यहाँ पर अपना कब्जा जमा लोगे। नहीं नहीं, तुम लोगों को यहाँ 1 मिनट भी रुकने नहीं दूंगा, चलो। इतना कहकर उस दुष्ट चील ने पिंकी को एक जोर का डंडा मारा। पिंकी की चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर टुनटुनी चिड़िया और भूरी चिड़िया भी वहाँ उड़कर आ गई। उन चारों को देखकर दुष्ट चील ने कहा, अच्छा तो तुम लोगों ने अपना गैंग बना रखा है, अभी बताता हूँ तुम लोगों को। चील भाई, बस आज छोड़ दो, हम कल ये पेड़ खाली कर देंगे। मेरी बहनों को बुखार है, इसलिए आज हमें यहाँ रहने दीजिए। अच्छा ठीक है, आज छोड़ रहा हूँ, कल तुम लोग यहाँ दिखने नहीं चाहिए, समझे? इतना कहकर वो जालिम चील वहाँ से चला गया। टुनटुनी दीदी, हम कब तक इस तरह गरीबी में दिन गुजारते रहेंगे और पेड़ पर सोते रहेंगे? पेड़ पर सोने के कारण हमें तेज बुखार हो गया दीदी। अच्छा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं कुछ सोचती हूँ। तभी टुनटुनी चिड़िया को कुछ सूखी लकड़ियाँ दिखाई देती है और वो अपनी बहनों से कहती है, सुनो, तुम सब सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करो, हम उन्हीं से अपना घर बनाएंगे। फिर सभी चिड़िया बहनें सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करती है और टुनटुनी चिड़िया लकड़ी का घर बनाती है। इस तरह सभी अनाथ बहनें खुशी खुशी अपने बनाए हुए लकड़ी के घर में रहने लगती है।